बढ़ते हैं आगे और एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स के दो खास मेहमान हैं हमारे साथ तैयार। मुलाकात की जाए सेठी साहब से, पालिया साहब से बिगुल के बाद। पालिया साहब सुप्रभात, स्वागत है आपका। सर शुरुआत आप करें, बताएं आज के लिए आपकी लॉन्ग टर्म पिक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो लॉन्ग टर्म पिक में जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो है केएनआर कंस्ट्रक्शन। ये स्टॉक में देखें तो लोअर साइड पे स्टॉक ने एक अच्छा बेस बनाया है। डेली वीकली मंथली टाइम फ्रेम पे देखें तो स्टॉक में जिस तरीके से कंसोलिडेशन होकर अब यहाँ पे नियर टर्म टाइम फ्रेम पे एक ब्रेकआउट बना है, हमें लगता है बेस बिल्डिंग एक्टिविटी यहाँ कंप्लीट होते हुए दिख रही है और एक ये स्टॉक अच्छे अप मूव के लिए रेडी होते हुए दिख रहा है। स्टॉक अपने सारे ही शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर अब सस्टेन करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है केएनआर कंस्ट्रक्शन को यहाँ पे लॉन्ग टर्म के हिसाब से बाय किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट जो आ सकते हैं करीब आना चाहिए 370 से लेके 400 तक के अपसाइड यहाँ पे आगे आने वाले महीनों में आते हुए दिख सकती है। करंट लेवल से स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 250 के आसपास। ऑलराइट, चलिए केएनआर कंस्ट्रक्शंस 370 300 और 400 तक का लंबी अवधि का टारगेट यहां पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पालविया सर की तरफ से ये पहली पिक आती हुई। बढ़ते आगे सेठी सर की तरफ। सेठी सर गुड मॉर्निंग। सर बताइए आपकी लॉन्ग टर्म पिक कहां से आ रही है? गुड मॉर्निंग नेहा, गुड मॉर्निंग अनिल जी। नेहा, आज का जो मेरा लॉन्ग टर्म स्टॉक है वो ऐसे सेक्टर से है जो ओवर द वीकेंड जो भी घटनाएं हुई है उससे उस सेक्टर को एक पॉजिटिव ट्रैक्शन देखने को मिलता है आमतौर पे, डिफेंस का सेक्टर। और वहां से मैंने आज पिक किया भारत डायनामिक्स लिमिटेड। एक बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की कंपनी है, फंडामेंटल्स बहुत ही मजबूत है और ये स्टॉक अपने रिसेंटली थोड़ा करेक्ट भी होया हुआ है तो एक अच्छे लेवल्स पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एक पीएसयू डिफेंस स्टॉक है जो कि मेनली गाइडेड मिसाइल्स, फिर कई सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स और टॉर्पीडोज, फिर इवन आकाश मिसाइल्स में भी इनका कंट्रीब्यूशन रहा है। तो इस तरह की कंपनी, एक जबरदस्त ऑर्डर बुक है और अच्छा एक्सपोर्ट ऑर्डर्स भी अच्छे रहते हैं इनके पास। बाकी फंडामेंटली मजबूत है और भारत में जिस तरीके से सरकार का फोकस है मेक इन इंडिया के ऊपर, डिफेंस के ऊपर, और ये जो वॉर लाइक सिचुएशन है आज इजराइल और जो पैलेस्टीन या हमास के बीच में जो चल रहा है, तो वो अगर एग्रेवेट होता है तो मुझे लगता है एस्केलेट होता है तो डिफेंस स्टॉक्स में एक अच्छी तेजी वापस से होनी चाहिए और मुझे लगता है इस स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है द करंट लेवल्स। इसमें खरीदारी करने की सलाह। एक अच्छा खासा डिविडेंड भी देती है कंपनी, इस साल भी 8 रुपए 15 पैसे का डिविडेंड दिया। मुझे लगता है करंट लेवल्स पे खरीदना चाहिए और मेरा इसमें 9 से 12 महीने का एक कंजर्वेटिव टारगेट है 1300 रुपए। 1300 रुपए के टारगेट के लिए खरीदे 9 से 12 महीने के लिए आप भारत डायनामिक्स लिमिटेड में। ये राय आपके लिए सेठी साहब की तरफ से आती देखिए, बहुत ही बढ़िया पिक और यहाँ पर इनके प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ने के पूरे पूरे आसार। आइए 10 की कमाई के कुछ और बेहतरीन शेयर लिए जाए। हिमांशु जी ने अभी तक दिया नहीं, किस किस ने दिया? जैन साहब ने दे दिया है, कुणाल जी, राकेश जी ने भी दे दिया है। हिमांशु जी आपका तैयार है या थोड़ा बहुत घूम फिर के आऊं? तैयार है, बताइए सर। अनिल जी, बीसीएल इंडस्ट्रीज मुझे पसंद है 10 की कमाई के तौर पर। जिस तरह के जीएसटी की खबरें आई हैं, मोलेसिस से जो एथेनॉल बनाने के बाद जीएसटी कट हुआ है उसका एक बेनिफिशियरी है और वैसे भी हमने देखा है कि टेक्निकल सेटअप स्टॉक का काफी पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि करंट लेवल्स 540 545 के हैं। इन लेवल्स पर कोई भी छोटा मोटा गिरावट मिलती है तो इसको रेगुलर इंटरवल्स पे खरीदारी करें। स्टॉप लॉस के तौर पर 500 रुपए के नीचे का क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस लगाएं। मेरा मानना है कि आने वाले 4 से 6 महीने में ये स्टॉक 600 रुपए के पार जाने का पोटेंशियल रखता है। तो बीसीएल इंडस्ट्रीज आज के लिए रहेगी 10 की कमाई के लिए खरीदारी करके चलने की एक रिकमेंडेशन। ओके, बीसीएल इंडस्ट्रीज, राइट, यहाँ पर खरीदारी करने की राय। एक बार जरा टारगेट्स फिर से बताएं मेहुल जी मुझे, सॉरी हिमांशु। 600 रुपए के 600 रुपए के टारगेट के लिए बीसीएल, अरे लाओ भाई, बीसीएल इंडस्ट्रीज यहाँ पर खरीदारी करने की राय आपके लिए हिमांशु जी की तरफ से। 545 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 500 का स्टॉप लॉस 500 का लगा रहा है हिमांशु जी, सही है? जी अनिल जी, आज का ही 525 रुपए का लो है अनिल जी, तो कोई डिप मिलता है तो वहां पर भी खरीदारी करें। 500 रुपए का स्टॉप लॉस मिलता है। समझ गया, यहाँ से लेके 500 तक डिप खरीदे और ये है आपके लिए परफेक्ट। आइए, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो भी तनाव चल रहा है उससे भारतीय बाजार अब तक हिस्ट्री जो रही है कब कब और कितने प्रभावित है कि कोई पहली बार तो हुआ नहीं, पहले कई बार हो चुका है।
कितनी बार हुआ, उसका कितना कितना असर भारतीय बाजारों पर पड़ा है, ये आप जान लीजिए, ताकि आपको ये समझ में आए कि इस बार जो कुछ भी हो रहा है उससे आपको क्या आगे संकेत मिलेंगे। तो आशीष हमारे साथ तैयार है ये पूरी हिस्ट्री लेकर कि अब तक जितने जितने बार कुछ बड़े ऐसे हुए हैं कांड जिसको कह सकते हैं, उसके बाद हमारे मार्केट ने किस तरह का रिएक्शन दिया, आशीष बताएं। सर बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा कि सिर्फ बड़े जो तनाव की स्थिति है उसे हमने कंसिडर किया है, और पिछले 2012 से लेके अब तक अगर आप देखें तो 3 बड़े ऐसे विवाद देखने को मिले। और सबसे पहले आपको यही बता दूं कि तीनों विवाद में भारतीय बाजारों पर बिल्कुल ना के बराबर नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिला। क्या क्या हुआ है, सारे कॉन्फ्लिक्ट आपको बता देता हूं। सबसे पहले अगर आप देखें तो 2012 में नवंबर दौरान, प्रिसाइजली नवंबर 14 से लेकर नवंबर 21 के दौरान जो है काफी ज्यादा ये कॉन्फ्लिक्ट गर्म हो गया था, और जहां पर हमने देखा था कि गाजा की तरफ से जो है लगातार तेल अवीव पर यहां पर हमले देखने को मिल रहे थे। और इसके बाद अगर आप देखें तो नवंबर एंड में यानी करीब करीब 21 नवंबर के आसपास अगर आप देखें तो दोनों की तरफ से जो है सीज फायर हो गया था। लेकिन वो टाइम पे भी स्थिति जो है काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स थी, क्योंकि जिस प्रकार से अगर आप देखें तो जो इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की, इसके बाद जो हमास के चीफ है इनको भी मार गिराया गया था। तो लगातार उसके बाद भी हमने काफी दिनों तक देखा था कि गर्मा गर्मी चलती रही थी। लेकिन इस दौरान अगर आप देखें तो निफ्टी पर बिल्कुल ना के बराबर इंपैक्ट देखने को मिला, सिर्फ 0.3% माइनस इंपैक्ट है, वो तो दूसरे फैक्टर्स के भी चलते हो सकता है। दूसरी बार अगर आप देखें तो 2 साल बाद 2014 के दौरान यानी जुलाई 8 से लेके जुलाई अगस्त 26 तक अगर आप देखें तो लगातार यहाँ पर विवाद देखने को मिला। दरअसल क्या हुआ था कि हमास की तरफ से 3 इजरायली युवकों का अपहरण कर दिया गया, उसके बाद हत्या कर दी गई थी। तो उसके बाद भी अगर आप देखें तो तनाव की स्थिति काफी ज्यादा बढ़ती गई। लेकिन इस दौरान भी अगर आप देखें तो 26 अगस्त के आसपास ही दोनों की तरफ से जो है सीज फायर अनाउंस हो गया। निफ्टी इस दौरान सरप्राइजिंगली अगर आप देखें तो 4% ऊपर बढ़ा है, बिल्कुल भी इंपैक्ट यहां पर आपको देखने को नहीं मिला। ये बात मैंने की बताई आपको 2014 की। लेकिन हाल ही में रीसेंट भी अगर आप देखें तो 2021 को है, और 2021 में जो सेम मामला देखने को मिला था, जहां पर अगर आप देखें तो जो कुछ पैलेस्टीन थे वो जेरूसलम में प्रोटेस्ट कर रहे थे, इसके बाद गर्मा गर्मी लगातार बढ़ गई और दोनों के पक्षों के बीच में जो है विवाद काफी ज्यादा बढ़ गया था। और ये एकदम रीसेंट है, 2021 का ही मैं आपको बता रहा हूं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ 1-2 दिन तक विवाद चला था, पूरे 11 दिन तक ये विवाद चला था। और इसके बाद भी अगर आप देखें तो निफ्टी में करीब 1.5% की तेजी देखने को मिली। तो हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो जब भी इन दोनों के बीच में बड़ा विवाद तनाव देखने को मिला है, निफ्टी में लगभग ना के बराबर रिएक्शन दिया। ओके, तो भारतीय बाजारों में रिएक्शन नहीं के बराबर है। लेकिन ये भी बताएं कि अब इस बार जो विवाद हुआ अब तक का सबसे बड़ा भी है। सर ये पिछले 50 साल में सबसे बड़ा विवाद है। और 1973 में यौम किपुर वॉर हुई थी, जब इजिप्ट ने और सीरिया ने मिलकर हमला किया था, तब के बाद अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा। इनफैक्ट आप इस बात को समझ लीजिए कि इसराइल में 700 से ज्यादा लोग मर चुके हैं, आबादी केवल 94 लाख की है। तो हॉलोकास्ट के बाद सबसे ज्यादा एक ही दिन में ज्यूज मरने वालों की सबसे बड़ा इवेंट है ये। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो कैजुअलिटीज के हिसाब से ये अब तक 50 सालों में सबसे ज्यादा है। ये जो 3 इवेंट मैंने आपको बताया थे इसमें इतनी कैजुअलिटीज नहीं देखने को मिली थी, लेकिन अभी भी कैजुअलिटीज का आंकड़ा रुक नहीं रहा है। लगभग कुछ रिपोर्ट्स ये भी बता रही हैं कि 700 के पार भी चला गया आंकड़ा। इस बार काफी नुकसान, काफी जान माल का काफी बड़ा नुकसान हुआ है। और अब क्या दूसरी तरफ से वापस से इजराइल की तरफ से भी आक्रमण हो रहे हैं, तो उधर भी यही सिचुएशन देखने को मिल रही। तो काफी मुश्किल सा मामला है, माहौल है। थोड़ा सा जरा ध्यान से आप अपने पोर्टफोलियो को भी ध्यान में रखें और खबरों पर भी नजरें बनाए रखें। ये है आपके लिए बड़ा एक्शन आता हुआ दिख रहा है। ओके, बढ़ते आगे और कुछ और स्टॉक्स जहां पर एक्शन भरपूर बनता हुआ दिख रहा है। एक और स्टॉक पीछे से थोड़ा रिकवर होकर आता हुआ दिखा है। फार्मा शेयरों में जो अच्छी मजबूती है उसमें एक बार टोरेंट फार्मा के चार्ट पर सुमित जी की राय ली जाए। सुमित जी कुछ अच्छा करने के मूड में है या फिर ऐसे टाइम पास है? अनिल जी, सारे के सारे फार्मा स्टॉक्स के अंदर एक बाउंस, एक मूव ऊपर का तरफ देखने को मिल रहा है। तो टोरेंट फार्मा में पिछले कुछ हफ्तों की गिरावट के बाद अब एक बाउंस बैक के संकेत मिल रहे हैं। तो 1890 के आसपास ये अभी ट्रेड कर रहा है। 1850 इसका इमीडिएट नीचे में सपोर्ट बनेगा। स्टॉक में ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। 1925 से लेके 1950 तक का मूव टोरेंट फार्मा में ऊपर की तरफ बाउंस बैक के तौर पे देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल फार्मा स्पेस पर और खासतौर से टोरेंट फार्मा पर ये रिकमेंडेशन आती हुई। लेकिन 10 की कमाई का स्टॉक लेते हैं मेहुल जी से। मेहुल जी बताइए। नेहा जी, आज की जो 10 की कमाई का स्टॉक है वही जो सुबह से चर्चा में है, वो मेट्रोपोलिस इसलिए बिकॉज एक पैटर्न अच्छा खासा बन रहा है, कप एंड हैंडल। अभी तक वो कंफर्मेशन आया नहीं, बट मैं प्रीएम्प्ट करना चाहता हूँ उस पैटर्न को। 1530 के ऊपर वो कंफर्मेशन आएगा।
यहाँ पर 1490 के आसपास ट्रेड हो रहा है, अच्छा खासा डाउनसाइड आया है ऊपरी स्तर से, तो बाइंग अपॉर्चुनिटी है। 1400 के स्टॉप लॉस से इसको बाइंग करना चाहिए मेट्रोपोलिस में। 1700 के अपसाइड टारगेट 1530 अगर निकलता है तो ये टारगेट्स एक्टिवेट हो जाएंगे। तो 1700 के टारगेट के लिए मेट्रोपोलिस रहेगा आज का 10 की कमाई का स्टॉक। मेहुल जी, कोई सपोर्ट चाहिए इसमें भी आपको निफ्टी की तरह? दे दीजिए अनिल जी। ले लीजिए। बिल्कुल। तो ये जो क्वार्टरली अपडेट आया है, ये मेट्रोपोलिस के लिए बहुत ही जबरदस्त है। और सबसे बड़ी बात है कि स्टॉक पे किसी की फोकस और नजर नहीं है। तो आई थिंक ये मेरे ख्याल से कहाँ तक जाके आया था, आज का हाई 1525 के आसपास का है फ्यूचर्स। जी हाँ, 1525 के आसपास एक बार फिर से आराम से टेस्ट कर सकता है, कोई बड़ी बात। 1524 ये हाई दिखा। तो बिल्कुल मेहुल जी जो पोजिशनल भी आपको खरीदारी करने की राय दे रहे हैं 1400 के स्टॉप लॉस के साथ से 1700 का, वो भी आप ध्यान में रखें। और दिन के हिसाब से भी आज भरपूर एक्शन बनने की संभावना यहाँ पर आपको दिखेगी। ओके, तो अच्छी स्ट्रेंथ यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। कुछ और स्टॉक्स पर भी जरा फोकस कर लेते हैं। बजाज फिनसर्व इनमें से एक है। यहाँ पर हमने कुछ प्रेशर बनता हुआ देखा है और ये खबरों में भी है। हमने यहाँ पर ग्रॉस डायरेक्ट प्रीमियम है 9% बढ़कर 1828 करोड़ के आसपास आते हुए देखा। जो सितंबर के अपडेट है मंथ ऑन मंथ के, वो फिलहाल यहाँ निकल कर आ रहे हैं। बजाज फिनसर्व, बंसल सर कोई राय बन रही है? ओके, चलिए एक चेक यहाँ पर सुमित जी से ले लेते हैं। सुमित जी, बजाज फिनसर्व कोई राय बन रही है इस पे इस समय? बजाज फिनसर्व में ओवरऑल तेजी करके चलने में फायदा है। स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया है। स्टॉक ब्रेकआउट देने के बाद आज मार्केट के साथ थोड़ा नीचे का मूव दिखा रहा है, बट ओवरऑल इसके अंदर डिप आने पे इसमें खरीदारी करें। 1600-1580 रुपए तक का डिप देखने को मिल सकता है। इस डिप में इसमें खरीदारी करके चलना चाहिए। ऊपर में 1650 से लेके 1700 रुपए तक के लेवल आने वाले दिनों में बजाज फिनसर्व में देखने को मिल सकते हैं। तो डिप में खरीदारी करें और एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड रख के चलें। साथ ही आरबीएल बैंक पर फोकस करते हैं। दिन के उच्चतम स्तर के करीब इस समय ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। हिमांशु जी, आरबीएल बैंक सर कोई राय? बिल्कुल नेहा जी, देखिए बैंक स्पेस में लगातार हमने स्ट्रेंथ देखी है। आरबीएल बैंक में, बंधन बैंक में, ये दोनों ही काउंटर्स ऐसे हैं जो बैंकिंग सेक्टर के वीकनेस के बावजूद भी एक अच्छी रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस स्पेस पर जरूर नजर बना के रखें। बाजार की गिरावट पे इसमें खरीदारी के मौके ढूंढें। इनफैक्ट जो आज के लोज हैं 235-237 रुपए के आसपास, वहीं पर अच्छा सपोर्ट जोन है। और ऐसा लगता है कि जिस तरह से ब्रेकआउट ऑलरेडी जो पिछले हफ्ते स्टॉक में आ चुका है, वो इस स्टॉक को इवेंचुअली 270-275 रुपए तक ले जाने का पोटेंशियल रखता है। ओके, तो अच्छी स्ट्रेंथ की संभावनाएं आरबीएल में है। इस पर जरूर फोकस करिए। 275-70 तक जा सकता है। लेकिन एसपीएल स्टॉक्स हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। पालविया साहब, सेठी साहब बने हुए हैं। अब आइए पोजिशनल टर्म स्टॉक्स इनसे लेते हैं। पालविया सर बताइए, केएनआर कंस्ट्रक्शन के बाद अब क्या पसंद आ रहा है आपको पोजिशनल स्पेस में? तो नेहा जी, पोजिशनल पिक में हमें लगता है यहाँ पे जी शिपिंग पे फोकस करना चाहिए। ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है। अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम स्टॉक एक बुलिश टेरिटरी में ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। अगर मंथली सेटअप पे देखें तो स्टॉक एक अप स्लोपिंग चैनल में ही ट्रेवल कर रहा है, जो क्लियर दिखाता है कि इसका अप ट्रेंड यहाँ पे कंटिन्यू है। जी शिपिंग में हम पोजिशनली एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें जो टारगेट आ सकते हैं वो करीब 950 से 980 तक की अपसाइड यहाँ पे आते हुए दिख सकती है। करंट लेवल से छोटी मोटी डिप में इसको ऐड किया जा सकता है। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 810 के आसपास। तो जी शिपिंग बाय करने की सलाह है पोजिशनल पिक में। जीई शिपिंग, ये है आपके लिए पोजिशनल तौर पर खरीदारी करने की राय आती हुई इस वक्त पालिया साहब की तरफ से। सेठी साहब बताएं सर, आपकी पोजिशनल पिक। बिल्कुल अनिल जी, आज का जो मेरा पोजीशन स्टॉक है, एक स्टॉक है वो जल्दी ही रिपीट कर रहा हूँ। हाँ। स्टॉक का नाम है आइनॉक्स विंड और अभी ये 213-14 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। अनिल जी, आपको याद हो तो 5 तारीख को जब वर्ल्ड कप शुरू हुआ तो आपने स्टॉक ऑफ द टूर्नामेंट लिया था सबसे। मेरा भी ये स्टॉक ऑफ द टूर्नामेंट था। 193 के लेवल पे रिकमेंड किया। अभी 3-4 दिन ही हुए हैं और आज ये 214 के लेवल्स पे है। तो एक बहुत अच्छी तेजी हुई है और यहाँ से भी अच्छी तेजी लग रही है। एक तो मैंने जैसे समझाया भी था, बट रिपीट करता हूँ इन द इंटरेस्ट ऑफ व्यूअर्स, कि सेक्टर के लिए एक बहुत अच्छी टेलविंड है। जिस तरीके से सरकार का फोकस है 40 गीगावाट को 100 गीगावाट ले जाने का इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स, तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जितने विंड एनर्जी प्लेयर्स हैं, ये मैं खाली विंड पावर की बात कर रहा हूँ, 40 गीगावाट से 100 गीगावाट की। बाकी रिन्यूएबल एनर्जी का तो सरकार का टारगेट है 500 गीगावाट का। और फिर इन्होंने एक ऑक्शन का सिस्टम चेंज किया जिसके कारण से भी इनको बड़ा फायदा हो रहा है। फिर एक और अनाउंसमेंट करा कि जो 2025 की मार्च तक जो भी प्रोजेक्ट्स लगेंगे विंड पावर के, उनको आने वाले आगे 25 साल तक इंटर स्टेट ट्रांसमिशन चार्जेस से वेवर मिलेगा। तो एक बड़ा अनाउंसमेंट सरकार ने करा, उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट है। फिर इस कंपनी ने 3.3 मेगावाट की
टर्बाइंस लॉन्च करी तो जो एक गेम चेंजर हो सकता है, तो वो भी एक बड़ा पॉजिटिव। और बाकी प्रोमोटर्स ने 600 करोड़ रुपए इन्फ्यूज किए। फिर इन्होंने एक एमएनसी से भी, समीना ग्रीन नाम की एमएनसी है इन्वेस्टर, उनसे 400 करोड़ रुपए जुटाए हैं। कंपनी पूरा डेट फ्री होने के लिए बिल्कुल फोकस है। और आज ये स्टॉक वापस से रडार पे या आज पॉजिटिव है इस बाजार में भी, उसका कारण ये भी है कि अभी अभी इन्होंने एक्सचेंजेस को रिपोर्ट किया कि इन्होंने एक सब्सिडियरी में कोई एसेट बेचा है, तो वो एक फर्दर एक हेल्प करेगा इनको डीलेवरेज होने में, इनकी बैलेंस शीट को। बाकी सेक्टर अच्छा कर रहा है, एक जबरदस्त ऑर्डर बुक है। मुझे लगता है ये स्टॉक यहां से भी और अच्छे अपसाइड दिखाएगा। खरीदारी करने की सलाह फॉर अ पोजिशनल टारगेट ऑफ 245, स्टॉप लॉस ऑफ 200। 245 का यहाँ पोजिशनल टारगेट बनता हुआ आइनॉक्स विंड में, और 200 तक के स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाने हैं। तो ये रेकमेंडेशन 5 अक्टूबर को दिया था। ये तो मुझे याद है, लेकिन क्या लेवल पे दिया था वो याद नहीं रहा। सेठ साहब नेक्स्ट टाइम मुझे 193 नहीं, वो तो ठीक है, आपको तो मुझे मतलब क्या क्या याद रखना है? स्टॉक का नाम, शो, डेट, स्टॉप लॉस, टारगेट, रिकमेंडेशन लिस्ट, मतलब क्या क्या, मतलब ऐसा बता दो मुझे ताकि मैं उस ये सब कुछ ही याद रखना है। और बाकी अनिल जी आपको याद भी रहता है और थोड़ा याद रखते, बाकी तो हम बता ही देते हैं ना अनिल जी। जब स्टॉक देने जा रहे हैं तो 10 मिनट पहले ये आइडेंटिफाई कर लिया था, तो फिर मुझे ध्यान आया कि अरे 3 दिन पहले ही दिया हुआ है, तो अब क्या करूं, रिपीट करना पड़ रहा है। बट आज के इस बाजार में देयर आर वेरी फ्यू पॉकेट्स व्हिच लुक गुड, तो उसमें ये एक निकल के आया अनिल जी। जी तो कुणाल जी, अब ये जैसा सेठी साहब कह रहे हैं, मुझे ये सारी चीजें याद रखनी है। अब मैं सिर्फ इन्हीं के याद रखूंगा, आप लोगों को किसी के नहीं चलेगा। आप लोगों को अनिल जी देखिए, सिलेक्टिवली याद रखिए अनिल जी, जिसमें प्रॉफिट आ रहा है, जो कॉलेज चल गई वो याद रखिए, बाकी भुलाते चले जाइए अनिल जी। आफ्टर ऑल हर मेमोरी की अनिल जी एक लिमिट होती है, तो केवल सक्सेसफुल कॉल्स याद रखिए। प्रॉब्लम वही तो है ना, ह्यूमन मेंटेलिटी, जिसके स्टॉप लॉस ट्रिगर वो याद रह जाते अपने आप। टारगेट वाले रखना भारी काम है। चलिए जी जी सेठी साहब। अनिल जी ये वैसे एक स्पेशल स्टॉक था, स्टॉक ऑफ द टूर्नामेंट बोल के सबको याद होगा, बिकॉज मैंने दिया था, आपने एक मांगा था, मैंने 2 दिए थे। सही जवाब। एक दिया था और एक आइनॉक्स विंड दिया था। पहला यही था और दूसरा मैंने ऐड करते हुए जोमेटो को रिकमेंड किया, वो भी अच्छा कर रहा है आज के बाजार में भी, मेरे रिकमेंडेड लेवल से तो ऊपर है अनिल जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दोनों ही स्टॉक जोमेटो और आइनॉक्स विंड स्टॉक ऑफ द टूर्नामेंट के तौर पर दिए गए थे, और ये स्टॉक कमाल करता दिख रहा है। एक बार फिर से सेठी साहब की तरफ से राय, 200 का स्टॉप लॉस और 245 के टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। कमजोर बाजार में भी प्रेस्टीज स्टेट्स मजबूती के साथ खड़ा है, और इसकी वजह क्या है ये बता रहे हैं अरमान। अरमान बताइए। जी सर बिल्कुल, इनके जो ऑपरेशनल अपडेट आते हुए दिखे, जबरदस्त ऑपरेशनल अपडेट आते हुए दिखे हैं। आप Q2 के जो अपडेट आए हैं उसमें अगर Q2 के साथ साथ उन्होंने 1H जो अगर आप पहली अगर छिमाई है FY24 की, उसके भी जो अपडेट दिए हैं, 1H में कंपनी ने रिकॉर्ड सेल्स के जो है आंकड़े वो दर्ज करती हुई दिखी है। उसी के साथ साथ एक तो सेल्स के आंकड़े जो अगर प्री सेल्स के अगर आप आंकड़े देखें वो तो रिकॉर्ड होते हुए दिखे हैं। एक इंटरेस्टिंग डेटा ये भी है कि जो FY23 में पूरे साल में उन्होंने सेल्स के प्री सेल्स के आंकड़े जो अचीव किए थे, उसके आसपास तो सिर्फ वो पहली छिमाई में ही अचीव करते हुए दिखे हैं। अब सेल्स ओवरऑल प्री सेल्स के नंबर्स बड़े हैं, पर एवरेज रियलाइजेशन अगर आप देखें, जो अपार्टमेंट्स और विलास के एवरेज रियलाइजेशन है वहां पर भी आपको बढ़िया बढ़ोतरी आती हुई दिखी है। प्री सेल्स में लगभग 69% की आपको ग्रोथ दिखेगी पहली छिमाई में। एवरेज रियलाइजेशन है वहां पर भी 25% की ग्रोथ है। और Q2 की अगर आप बात करें तो Q2 में भी प्री सेल्स के आंकड़े जबरदस्त आए हैं, 102% के आपको ग्रोथ जो है वाई वहां पर आती हुई दिखी है। और रियलाइजेशन में भी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट है, लगभग 30% के आसपास का इंप्रूवमेंट जो है वहां पर आता हुआ दिखा। और एक और इंटरेस्टिंग डेटा ये भी है, जो 1H में जो कि पहली छिमाई में जितने लॉन्चेस होते हुए दिखे हैं उसके लगभग 80% जो लॉन्च है वो Q2 में आते हुए दिखे हैं। और कुछ दिन पहले CLSA की बढ़िया रिपोर्ट भी यहां पर आई थी, उन्होंने टारगेट जो है वो 687 से बढ़ाकर 750 का टारगेट कर दिया था। और उसका रीजन उन्होंने ये भी बताया था कि कंपनी ने जो गाइडेंस दिया है 16,000 करोड़ का, जो FY24 का गाइडेंस दिया था, उसमें से अगर आप देखें अभी लगभग 11,000 करोड़ के आसपास तो अभी होता हुआ दिखा है। तो ये कंपनी जो है हो सकता है आने वाले समय में इसको भी रिवाइज करे, तो ये जो बढ़िया टारगेट दिए हैं उसको भी रिवाइज करने की जो है यहां पर हो सकता है। उसके चलते आज प्रेस्टीज स्टेज में आपको बढ़िया जो है आपको मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ओके, प्रेस्टीज स्टेट्स आज अच्छी तेजी की वजह आपके सामने आती हुई दिख रही है। इस वक्त बढ़िया एक्शन में आता दिख रहा है। एक और स्टॉक जो बढ़िया एक्शन में आज दिख रहा है, बैंकिंग शेयर में कमजोरी का माहौल है, लेकिन एक बैंक मजबूती से है, वो है RBL। RBL बैंक अभी भी अच्छे से टिका हुआ और मजबूत आपको नजर आएगा।
जरा एक बार इसके चार्ट्स पर सुमित जी नजरें इनायत करेंगे और बताएंगे कि चार्ट्स क्या कह रहे हैं, क्योंकि एक बार तो अपडेट आने के बाद थोड़ा नीचे घटा था, लेकिन आज अच्छी मजबूती से बढ़ रहा है। सुमित जी। अनिल जी, स्टॉक के अंदर बिल्कुल एक बाउंस तो बना है, स्टॉक के अंदर एक अच्छा तेजी का ट्रेंड मेंटेन भी है। स्टॉक के अंदर बढ़िया मूव और देखने को मिलेगा जब ये 255 257 का लेवल ऊपर में तोड़ देगा कन्विंसिंगली। तो एक बाउंस बैक यहां से बन रहा है। 240 इसका नीचे में सपोर्ट है, 257 इसका ऊपर में रेजिस्टेंस है। 257 के बाद 275 से 280 तक का मूव आने वाले समय में आरबीएल बैंक में देखने को मिल सकता है। पोजीशन होल्ड करके चल सकते हैं और फ्रेश खरीदारी ब्रेकआउट के बाद और भी कर सकते हैं। आरबीएल बैंक पे वो राय आती हुई एक बार फोकस जरा उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस पे कर लेते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा प्रेशर ये झेल रहा है। 6.5% की कमजोरी दिख रही है। अब हिमांशु जी, कोई राय बन रही है इस समय उत्कर्ष पे? नहीं, लास्ट वीक इस स्टॉक में एक जबरदस्त ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया था, स्ट्रॉन्ग अपडेट्स भी आते हुए नजर आए थे। उसके बाद मुझे लगता है कि शायद एक प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी देखने को मिली है। ऑल इन ऑल चार्ट सेटअप, स्ट्रक्चर और ट्रेंड तीनों ही स्ट्रॉन्ग है और मुझे लगता है कि 54-55 रुपए के आसपास वापस से एक अच्छा सपोर्ट है, एक अच्छा सा एंट्री लेवल है। तो मुझे लगता है जिनके पास तेजी की पोजीशंस है फिलहाल होल्ड करें, और अगर चाहें तो फ्रेश खरीदारी इन लेवल्स पे की जा सकती है। 52 रुपए के नीचे का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस मेंटेन करने की सलाह है। भी उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस पे साथ ही मैक्रोटेक डेवलपर्स पे भी फोकस कर लेते हैं। अभी थोड़ी देर पहले प्रेस्टीज एस्टेट पर पूरी डिटेल अरमान ने शेयर की। मैक्रोटेक डेवलपर्स यहां पर भी स्ट्रेंथ आज दिखाई दे रही है। मेहुल जी, कोई राय इस समय? पर 800 के करीब का रेट है और मुझे लग रहा है कि 824 के ऊपर फ्रेश अपसाइड है, तो उसके ऊपर फ्रेश बाइंग की जा सकती है। अभी के लिए फिलहाल वेट एंड वॉच है, बट यहाँ पर 800 के ऊपर बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट आएगा और उसके बाद यहाँ पर 900 950 तक के टारगेट्स भी बन के आ सकते। काफी समय से स्ट्रगल कर रहा है 800 के ऊपर जाने के लिए, तो एक बार के लिए कंफर्मेशन आ जाए तभी बाइंग करनी चाहिए इसमें। चलिए, तो यहाँ पर थोड़ी सी और स्ट्रेंथ जरूरी है, उसके बाद ही यहाँ पर खरीद की रिकमेंडेशन बनती हुई दिखाई दे रही है। शुगर लिकर स्पेस, वैसे तो हम इस पर चर्चा कर चुके हैं, लेकिन रेणुका शुगर कुछ अपटिक दिखाने की कोशिश यहाँ पर डेफिनेटली नजर आ रही है। सुमित जी, आपकी कोई राय? मेरे ख्याल से पोजीशंस होल्ड करें। स्टॉक के अंदर मोमेंटम बना हुआ है और सेक्टर भी ओवरऑल बढ़िया है। स्टॉक के अंदर पिछले 7-8 दिनों से थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, लेकिन स्टॉक यहां से ऊपर का मूव दिखा सकता है। 50 रुपए 51 रुपए ये स्टॉक का नीचे में सपोर्ट है। ऊपर में 56-57 का लेवल टूटने के बाद 60 प्लस के लेवल रेणुका में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। तो पोजीशंस होल्ड करें, यहां से ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। तो ये है आपके लिए रेणुका शुगर में राय आती हुई। आइए बढ़ते आगे, और अब वक्त है हमारी खास सीरीज मार्केट आउटलुक का। थोड़ी देर में जुड़ेंगे राहुल अरोड़ा साहब, उनसे करेंगे मुलाकात। उससे पहले एकदम छोटा सा वाला ब्रेक है। स्वागत है आप सबका। और 10 की कमाई में 19,575 पर निफ्टी डे हाइस के करीब, और बैंक निफ्टी भी रिलीफ 44,000 के ऊपर आया। निचले स्तर से 200 पॉइंट की 250 पॉइंट की अच्छी रिकवरी आती हुई दिखी। तो थोड़े थोड़े हम सुधर रहे हैं, ऐसा हम अपने आप पे भरोसा रख सकते हैं। हालांकि स्मॉल कैप इंडेक्स 1% नीचे है, मिड कैप इंडेक्स भी 0.1% नीचे। तो आज ब्रॉडर मार्केट में बिकवाली का माहौल तो है। 1000 शेयर ही आपको दिखेंगे मजबूत, उनके सामने बीएससी पर 2240 शेयर ऐसे है जो दिखेंगे कमजोर। एनएससी पे बढ़ने वाले शेयर है 500, घटने वाले हैं 1675। तो थोड़ा ब्रॉडर मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग का माहौल तो आज साफ है। इसी माहौल में जुड़ रहे हैं हमारे साथ जय ठक्कर, तैयार है उनकी तरफ से कैश का ऑप्शन। गुड मॉर्निंग जय जी, बताइए जी। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू अनिल जी, गुड मॉर्निंग टू नेहा। वेल अनिल जी, मार्केट्स में लोअर लेवल्स पर डेफिनेटली अच्छा सपोर्ट है। इनफैक्ट ये वीकेंड पर यह हादसा नहीं होता अनिल जी, तो डेफिनेटली हम 100 पॉइंट निफ्टी का ऊपर ही देखते हैं पॉजिटिव। हाउएवर मैं अभी जो राय दे रहा हूँ अनिल जी वो फिन निफ्टी पर है। फिन निफ्टी का आपको 19,700 का कॉल खरीदना है 17 अक्टूबर की एक्सपायरी का, कल की एक्सपायरी का नहीं है जी, नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी का। कीपिंग इन माइंड दी वोलेटिलिटी में नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी का सजेस्ट कर रहा हूँ। 130 रुपये पर मिल रहा है। इन केस ड्यूरिंग द डे मुझे नहीं लगता ज़्यादा डिप देखने मिलनी चाहिए इसमें, बट डिस्पाइट दैट अगर वोलेटिलिटी के कारण थोड़ी बहुत भी डिप आपको मिली तो 130 पर तो खरीदे, 110 पर ऐड कीजिएगा, आपकी एवरेज 120 की हो जाएगी। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा 85 पर। 85 पर आज एक क्लोजिंग बेसिस पर एक स्टॉप लॉस लगाइए। टारगेट्स ऊपर मैंने जी जो निकल कर आ रहे हैं 170 पहला टारगेट रहेगा 170 का,
दूसरा टारगेट रहेगा 195। सो 170 195 ये दो टारगेट्स के लिए 19,700 का कॉल ऑप्शन फिन निफ्टी का खरीदना है 17 अक्टूबर की एक्सपायरी का। मुझे ऐसा लग रहा है अनिल जी कि फिन निफ्टी में डेफिनेटली ऑन दी अपसाइड 19,900 20,000 के लेवल्स टेस्ट करने के पूरे चांसेस है। टिल द टाइम 19,500 600 की जो रेंज है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस हेल्ड आउट कर जाती है। ओवरऑल अगर आप इसका डेटा भी देखें, चार्ट स्ट्रक्चर भी देखें, तो ज़्यादा डाउनसाइड रिस्क एज ऑफ नाउ मुझे नहीं लग रहा है। रिस्क रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव आई फाइंड फिन निफ्टी गुड एट दीज लेवल्स। ओके, फिन निफ्टी कल की एक्सपायरी है ना? नहीं, कल ही है ना, मंगलवार की एक्सपायरी नहीं है जी, कल नहीं, नेक्स्ट वीक की 17 अक्टूबर। 17 अक्टूबर कल नहीं है? कल किसकी है फिर? कल अनिल जी है, मगर मैंने कल की चूज नहीं की है। मैंने नेक्स्ट अगले हफ्ते का ले एक्सपायरी सिलेक्ट किया। हाँ, फिर ठीक है। मैं सोचा कि मंगलवार के अच्छा, कोई भरोसा नहीं ना वापस बदल जाए। आजकल तो ये बड़ा अंदाज लगा, ध्यान रखना बड़ा मुश्किल काम है कब किसकी एक्सपायरी है। तो भले ही फिन निफ्टी की एक्सपायरी कल हो, लेकिन आपको खरीदना है अगले हफ्ते का कॉल ऑप्शन 19,700 वाला। मिल रहा है 130 में। 110 तक आए तो और ऐड करें ताकि आपकी कॉस्ट हो जाए 120 की, 85 का स्टॉप हो, 170 190 का टारगेट। तो ये तो बात फिन निफ्टी की हो गई, लेकिन आपने जो आज बहुत टाइमली हमारे दर्शकों को कॉन्फिडेंस दिलाया और निफ्टी को लेकर करेक्ट आपने एडवाइजरी दी सर, पहले उस पर जो हमारी प्रोमो तैयार है जरा दर्शकों को भी दिखा देते हैं आज आपने क्या कुछ एडवाइस दी है। जितना ज्यादा गैप से खुले उतना जल्दी और उतना ज्यादा खरीदना है। एक ही लाइन याद कर लीजिए, जितना ज्यादा गैप से खुले उतना ज्यादा और उतना जल्दी खरीदना है। हम बात भी कर रहे थे कि खरीदना है तो निफ्टी खरीदना है आज, बैंक निफ्टी नहीं। और निफ्टी देखिए शानदार रिकवरी, सिर्फ 0.5% और बैंक निफ्टी जबकि 1% नीचे है। एग्जैक्टली इसलिए आपको निफ्टी खरीदने की राय दी थी और डे हाई पर पहुंच भी चुका है। और जैसा मैंने कहा था, मैं अपने वादे का पक्का हूँ। हमने यहाँ पर देखा, पहले तो थोड़ा सा जिटर्स लग रहे थे कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, लेकिन आपने कैटेगोरिकली निफ्टी को का भरोसा दिखाया और गैप डाउन जो लेवल्स आपने बताए सर, नहीं वो अच्छा हो। ये कमाल निफ्टी का और बैंक निफ्टी का ही है, एकदम सही लेवल पर आकर सपोर्ट लिया। मार्केट का कमाल है कि एकदम सही लेवल पर आकर रुके। अपने को अपना काम तो खाली लेवल आइडेंटिफाई करना, क्या समय पर और दर्शकों को वही लेवल आइडेंटिफाई कर देना कि एंट्री पॉइंट अगर सही हो जाए ना तो काम सब बढ़िया हो जाए। यही अगर 550 पे ले लो और अब 575 आया तो स्ट्रेस का स्ट्रेस और पैसा बना नहीं। 450 क्या लेवल था, बिल्कुल डॉट लेवल 480 से घुमा। और बैंक निफ्टी का 43 850 था, 43 800 से घुमा है, तो वो भी लगभग उन्हीं लेवल के आसपास ही आता हूँ। आइए बढ़ते आगे और अब वक्त है हमारी खास सीरीज मार्केट आउटलुक का। आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं बेहद खास मेहमान, निर्मल बंग इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के सीईओ राहुल अरोड़ा साहब हमारे साथ हैं इस वक्त तैयार। राहुल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद। सबसे पहले तो ये बड़ा जो घटनाक्रम हुआ है इजराइल वाला मामला, ये कितना सीरियस हो सकता है ग्लोबल मार्केट के लिए, हमारे लिए, इसको कैसे देख रहे हैं आप? गुड मॉर्निंग अनिल जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। आई थिंक इसके दो पहलू हैं अनिल जी। एक तो ऑब्वियसली आपने आई एम श्योर काफी चर्चा कर दी होगी अपने शो पे कि क्रूड को लेके इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। आई थिंक हफ्ता 10 दिन पहले क्रूड 95 के आसपास चला गया था, फिर 85 के पास आ गया था। अब एक फियर है कि अगर वापस 9500 की तरफ चला गया तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, बिकॉज क्योंकि हम इम्पोर्ट करते हैं, मार्जिन एक्सेट्रा पे क्या इम्पैक्ट होगा, वो एक है। दूसरा, इजराइल इफ आई एम नॉट मिस्टेकन हमारे टॉप 10 ट्रेडिंग पार्टनर्स में आता है, आई थिंक 10 या 11 नंबर पे है। तो ऑब्वियसली एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे भी इसका एक सवालिया निशान उठ जाता है। बट जैसे आपने कहा कि बहुत ही शुरुआती तौर है, हमें नहीं पता कि रशिया यूक्रेन जैसे में क्रूड है, तो आई थिंक इस वक्त क्रूड पे एक डिसाइसिव कॉल लेना बहुत मुश्किल होगा अनिल जी। बट मेरे हिसाब से आई थिंक इट्स बेस्ट टू रिमेन कॉशियस, इट्स नॉट अ टाइम टू बी ब्रेव। कैन द मार्केट करेक्ट फ्रॉम हियर 3-5% जरूर हो सकता है। ओहो। और अगर आपको लगता है कि वहां पर आई थिंक फिलहाल ओके, लगता है राहुल जी से आज थोड़ा सा कनेक्टिविटी का इशू है, तो थोड़ा कनेक्टिविटी एक बार ठीक हो जाए फिर हम उनके पास फिर से पहुंचने की
कोशिश जरूर करेंगे। तो तब तक थोड़ा सा करें इंतजार, लेकिन इंतजार करने की जरूरत नहीं है पालिया साहब को, क्योंकि उनके पास हम पहुंच रहे हैं अभी के अभी तुरंत लेने के लिए उनकी आज की शॉर्ट टर्म पिक। पालिया साहब बताएं सर। तो अनिल जी, शॉर्ट टर्म पिक रहेगी मैक्रोटेक डेवलपर लोढ़ा, यहाँ पे बाय करने की सलाह रहेगी। स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे हमने देखा है पिछले कुछ हफ्तों में, और स्टॉक ऑलमोस्ट अब एक मल्टीपल सप्लाई जोन का ब्रेकआउट देते हुए दिख रहा है यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे। जिस तरीके के यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट हमने पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में देखी, हमें लग रहा है ये स्टॉक का एक मोमेंटम एक्सटेंड होगा शॉर्ट टर्म में, और शॉर्ट टर्म के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें आना चाहिए करीब 870 से लेके 890 तक के। स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 750 के आसपास। तो लोढ़ा मैक्रोटेक डेवलपर्स बाय करने की सलाह रहेगी शॉर्ट टर्म पिक में। मैक्रोटेक डेवलपर्स यानी कि लोढ़ा डेवलपर्स यहाँ पर खरीदारी करने की राय शॉर्ट टर्म के लिहाज से पालिया साहब की तरफ से आती हुई दिख रही है। पूरा का पूरा रियल एस्टेट सेक्टर बहुत ही गजब के एक्शन में आपको नजर आएगा, ये एकदम साफ दिख रहा है। आइए इसी एक्शन को आगे बढ़ाते हैं, और रियल एस्टेट सेक्टर जो एक्शन में दिख रहा है, सेक्टर को तो खैर बाद में बढ़ाएंगे, पहले सेठी साहब भी है तैयार, तो सेठी साहब से भी मैं सोच रहा हूँ कि एक बार पूछ ही लिया जाए उनकी पसंद की शॉर्ट टर्म पिक। सेठी साहब बताएं, आइनॉक्स विंड के बाद आपको क्या है पसंद? बिल्कुल अनिल जी, जो मेरा आज का शॉर्ट टर्म पिक है वो भी स्टॉक सुन के सरप्राइज होंगे आप भी अनिल जी। अगर आपकी नजर आज उस स्टॉक पे नहीं गई है तो वो स्टॉक आज पॉजिटिव है। एक मिनट थोड़ा कुछ नो, थोड़ा इशारा हिंट कुछ तो करिए सर। ऐसा सीधा सीधा कौन पूछता है? अनिल जी, मेटल स्टॉक है पॉजिटिव है। मेटल स्टॉक होने के बावजूद पॉजिटिव है? हाँ अनिल जी। माय गॉड, और मेरी नजर नहीं गई। गई नहीं होगी, वही मुझे लगा। तभी गिरा नहीं लगता है, मेरी नजर नहीं गई। ओके तो की नहीं तो अनिल जी, सॉरी गिरा नहीं है, आप नजर जाएगी ना मेरे बोलने के बाद। ना बताएं किस कर गया सर, बताइए। अनिल जी, जो स्टॉक आज मेटल स्टॉक जो मैं एक कॉन्ट्रा पिक बोल के रिकमेंड कर रहा हूँ, हिंदुस्तान जिंक में खरीदारी करने की सलाह दी। डिस्पाइट द फैक्ट कि निफ्टी मेटल इंडेक्स 1.3% डाउन है, ये हिंदुस्तान जिंक आज पॉजिटिव है, 312 के लेवल्स पे अभी ट्रेड कर रहा है। एक वेदांता ग्रुप की कंपनी है, वैसे कंपनी एक जबरदस्त कंपनी है, दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट जिंक और लेड बनाने वाली कंपनी है। फिर सिल्वर में भी शायद या 5th या 6th लार्जेस्ट दुनिया की सबसे बड़ी प्रोड्यूसर है। बट मुझे लगता है अनिल जी, ये जो सबका मूवमेंट इस स्टॉक में दिख रहा है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव अनाउंसमेंट आना चाहिए, इन द सेंस कि इससे तो यही होता है कि डिविडेंड आते हैं बड़े बड़े। अगर पिछला फाइनेंशियल ईयर आप देखोगे तो 75.5 रुपए का डिविडेंड दिया है, मतलब डिविडेंड यील्ड है अगर फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से देखें तो 25% की डिविडेंड यील्ड है इस स्टॉक में। और चूंकि ये वेदांता ग्रुप की कंपनी है और वेदांता रिसोर्सेज को हमको पता है उनके बॉन्ड्स के रीपेमेंट शेड्यूल है, तो आमतौर पे इस कंपनी में अच्छा खासा डिविडेंड दिया जाता है, और बाकी इसमें सरकार की भी अच्छी खासी हिस्सेदारी है, उनको भी अच्छा खासा डिविडेंड जाता है। ऑल इन ऑल एक फंडामेंटली साउंड स्टॉक है, और वैल्यूएशन के लिहाज से इन दिनों की गिरावट के बाद आज जो ये पॉजिटिव हो रहा है, मुझे लगता है इट कुड बी बॉट एट द करंट लेवल्स। मुझे लगता है इसमें यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए, और मेरा इसमें शॉर्ट टर्म का टारगेट है 330 रुपए का, और स्टॉप लॉस रखना है 305 रुपए। ओके, हिंदुस्तान जिंक पे रखिएगा नजर। एकमात्र मेटल स्पेस की कंपनी जो आज हरे निशान में है, 313 के पास करंट लेवल्स पर खरीदारी की रेकमेंडेशन सर की तरफ से, 330 का टारगेट और 305 का स्टॉप लॉस लगाना है। ऑटो स्पेस पर भी थोड़ा फोकस कर लेते हैं, वैसे तो प्रेशर में है लेकिन इक्के दुक्के स्टॉक्स हैं जो चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। टीवीएस मोटर्स 1515 के पास इस समय 1% की तेजी के साथ इनके ऊंचे स्तर पर है। सुमित जी, टीवीएस मोटर्स कोई राय इस समय? मेरे को ऐसा लग रहा है नया टीवीएस मोटर के अंदर पोजीशंस होल्ड करके चले। टीवीएस मोटर चार्ट्स के ऊपर ओवरऑल बढ़िया है, स्टॉक में छोटा मोटा डिप बीच बीच में आता है, बट ओवरऑल इसके अंदर लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करके चले। स्टॉक यहां से ऊपर में आने वाले दिनों में 1530 से लेकर 1550 तक का मूव दिखाएगा, और पोजिशनली 1600 प्लस के लेवल दिखाएगा। तो डिप में खरीदारी करें और एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड रख के चले। तो ये है आपके लिए राय आती हुई टीवीएस मोटर्स पर। आइए एक बिगुल जय के लिए, जय का जैकपॉट। जय बताइए। अनिल जी, खरीदना है डॉक्टर रेड्डीज फ्यूचर, ये ट्रेड कर रहा है 5500 पे, 5500 पे अनिल जी ये ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है 5395 का, एंड इसके टारगेट जो ऊपर में अनिल जी रहेंगे दैट वुड बी 5620, 5620 का पहला टारगेट रहेगा, एंड दूसरा टारगेट
75 का रहेगा 56.75। सो 56.20 56.75 ये दो टारगेट्स के लिए डॉक्टर रेड्डीज खरीदारी करने की सलाह है। रीज़न भी अनिल जी कि ओवरऑल फार्मा एक अच्छा आउट परफॉर्म तो कर ही रहा है। शॉर्ट टर्म में कंसोलिडेशन हमें जरूर निफ्टी फार्मा इंडेक्स में भी देखने मिल रहा है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये फोर्थ वेव कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ सेक्टर का ही एक ऊपर ब्रेकआउट आना चाहिए। विद इन दैट स्टॉक स्पेसिफिकली अगर अनिल जी में देखूँ तो डॉक्टर रेड्डीज ने जो एक डिक्लाइन देखा है लगभग 6,000 रुपये से लेकर रिसेंट जो लोस बने थे 54.15 के, वो एक 3 वेव करेक्टिव फॉल है एंड एक चैनलाइज्ड फॉल है। एग्जैक्टली लोअर एंड ऑफ द चैनल से 38% रिट्रेस करने के बाद ये स्टॉक में एक रिवर्सल देखने मिल रहा है। सो आई थिंक टेक्निकली रिस्क रिवॉर्ड और प्रोबेबिलिटी ऑफ अपसाइड काफी अच्छी है। ओके, डॉक्टर रेड्डीज वो राय बनती हुई चुनिंदा फार्मा स्पेस की कंपनी अच्छा कर रही है 5620 5675 के टारगेट के लिए डॉक्टर रेड्डीज पर फोकस करें। डॉक्टर रेड्डीज के फ्यूचर्स में खरीद की सलाह है। कुछ और स्टॉक्स पे फोकस करते ऑयल इंडिया इस समय दिन के उच्चतम स्तर के करीब ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। हिमांशु जी, ऑयल इंडिया सर जरा बताइए कोई राय चार्ट्स पे। हमारी रिकमेंडेशन लिस्ट में रहा है। रिसेंटली हमने इसको 10 की कमाई पर रिकमेंड भी किया था और आज स्टॉक में अच्छा बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ मुझे टारगेट के लिए। आइए राहुल अरोड़ा साहब अब हमारे साथ से फिर से कनेक्ट हो चुके हैं और एक बार उनसे भी जान लें। सर, आप बता रहे थे इजराइल और हमास के बीच में तनाव के इम्पैक्ट के बारे में, वो भी बताएं और साथ ही बताएं भारतीय बाजारों के लिए अब आगे क्या डायरेक्शन है। अनिल जी, आई होप यू कैन हियर मी नाउ। तो आई थिंक दो चीजें हैं अनिल जी। एक तो ऑब्वियसली क्रूड है, क्योंकि आई थिंक हफ्ता 10 दिन पहले 95 के आसपास था, फिर 85 हो गया। अब ऑब्वियसली फियर है कि 9500 पे चला जाएगा, तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा, बिकॉज वी आर प्राइस टेकर्स। दूसरा ऑब्वियसली एक बड़ा इम्पैक्ट ये भी हो सकता है कि इजराइल इज अ टॉप 10 ट्रेडिंग पार्टनर फॉर अस, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे क्या इसकी बेरिंग हो सकती है। बट आई थिंक अनिल जी, दो जगह जहां पे युद्ध हो रहा है, चाहे हम वीकेंड का न्यूज ले लें या रशिया यूक्रेन, इनका सेंटर पीस क्रूड है और हमारे लिए क्रूड बहुत बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हम वी आर नेट इंपोर्टर ऑफ क्रूड, तो हमारा मार्जिन एक्सपेंशन का थ्योरी जो है वो थोड़ा क्वेश्चन मार्क में आ सकता है। दूसरी बात ये, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आई थिंक पिछले हफ्ते कह दिया था कि 4% का इन्फ्लेशन टारगेट है, तो हमें नहीं लगता कि अगले ये फिस्कल ईयर में शायद रेट कट हो ना हो, पता नहीं, शायद Q1 FY25 में हो। और जिस तरह से यूएस फेड भी जा रहा है, तो आई थिंक कुछ कंसर्न पॉइंट्स हैं अनिल जी। इस वक्त एक आउट एंड आउट बुलिश कॉल लेना थोड़ा प्रीमेच्योर होगा, क्योंकि स्थिति ऐसी है कि बहुत जल्दी इवॉल्व हो रही है। पर सबसे बड़ी नजर मेरी क्रूड पे ही रहेगी। अगर ये 100 या उसके ऊपर चला गया तो हो सकता है कि निफ्टी में आपको 3-5% की गिरावट यहाँ से भी देखने को मिल सकती है। तो कच्चा तेल ये जॉकर इन द पैक है और इसी पर रखिए नजर। यहाँ पर अगर तेज उछाल आया तो फिर मामला हो सकता है आपके लिए मुश्किल भी। परफेक्ट। दूसरा आज का जो टॉकिंग पॉइंट है, टीसीएस नतीजों से ठीक पहले एक अच्छे बायबैक का ऐलान किया। टीसीएस और पूरे आईटी पैक पर क्या है व्यू आपका नतीजों से पहले? अनिल जी, अगर आपने मुझे सवाल फ्राइडे को पूछा होता जवाब थोड़ा डिफरेंट होता, आज थोड़ा डिफरेंट होगा। रीजन इसलिए क्योंकि करीबन 1 साल हो गया है सारी दुनिया को बात करते हुए कि यूएस रिसेशन में चला जाएगा। पहली बार जब ये चर्चा शुरू हुई थी, आई थिंक लास्ट ईयर सितंबर अक्टूबर में बात हुई थी। 1 साल हो चुका, यूएस रिसेशन में नहीं गया है। हालांकि अगर हम ये कॉल लें कि थोड़ा हल्का सा स्लो डाउन 2024 में आएगा, तो ऑब्वियसली उसका आईटी सेक्टर पे एक इम्पैक्ट होगा। हमारे यहाँ पे अनिल जी, जो हमारे प्रोजेक्शंस हैं FY24 और 25 के, वो टॉप लाइन और बॉटम लाइन ग्रोथ सिंगल डिजिट्स के ही हैं। तो आपको कॉर्पोरेट एक्शन से ही ज्यादा स्टॉक प्राइस मूवमेंट मिलेगी, या तो बाय बैक या एक्स्ट्रा डिविडेंड वगैरह। तो आई डोंट थिंक प्योरली ऑन टॉप लाइन बॉटम लाइन आपको आईटी कंपनीज मेरे हिसाब से टॉप लाइन 2 से 5% के बीच में अगले 2 साल ग्रो कर जाएंगी, और आपकी जो बॉटम लाइन है वो डिपेंडिंग ऑन विच कंपनी लार्ज कैप स्पेस 5 से 8-9% ग्रो कर जाएंगी। ये मेरा जवाब होता फ्राइडे को। आज भी यूएस इकोनॉमी पे अगर आप मेरा व्यू पूछें तो मेरा यही व्यू रहेगा। लेकिन अगर ग्लोबल अनसर्टेनिटी इस युद्ध की वजह से बढ़ जाती है तो एक डिफेंसिव सेक्टर बन जाता है। एक दूसरी चीज अनिल जी जो बहुत महत्वपूर्ण चीज हुई है वो है बॉन्ड इंक्लूजन इंडिया की। तो ऑब्वियसली अगर वो इनफ्लोज आएंगे और रुपी थोड़ी स्टेबलाइज हो जाएगी तो वो रुपी डेप्रिसिएशन का भी फैक्टर नहीं रहेगा। तो आई थिंक आईटी फंडामेंटली इज नॉट लुकिंग लाइक अ वेरी अट्रैक्टिव बाय राइट नाउ, बट अगर ग्लोबल स्थिति थोड़ी डगमगा जाए तो इट कैन बी अ सेफ हेवन। जैसे हम टिपिकली आईटी, एफएमसीजी, फार्मा को डिफेंसिव सेक्टर्स बोलते हैं, उसके चलते शायद इधर फ्लोज आ जाएं, पर प्योरली ऑन फंडामेंटल्स आई वुड से न्यूट्रल टू स्लाइटली अंडरवेट ऑन आईटी। ठीक बात है, ये है आपके लिए
राय आईटी शेयरों पर आती हुई। टीसीएस का भी बायबैक आपके सामने आता हुआ दिख रहा है। लेकिन नतीजों का सीजन फुल फ्लेज शुरू होने वाला है। इस बार के रिजल्ट सीजन से क्या उम्मीद रखी जाए? देखिए आनंद जी, सबसे बेस्ट रिजल्ट तो कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी का आएगा, क्योंकि ये पूरा फेस्टिव सीजन जो है, जो अब नवरात्रि से दशहरा से लेकर दिवाली तक होगा, ये पूरा इस क्वार्टर में आ गया है। वर्ल्ड का पूरा इस क्वार्टर में आ गया है। तो आई थिंक कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी के लिए तो बहुत बेहतरीन क्वार्टर रहेगा ये। क्वार्टर रहेगा ये, और हो सकता है कि ये क्वार्टर का जो क्या है वो प्रीटी मच हाईएस्ट हो, यहाँ से कम ही होने की संभावना है, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी द पीक ऑफ एवरीथिंग। आई थिंक फार्मा एक दूसरी जगह है अनिल जी, जहां मुझे लगता है कि काफी अच्छे नतीजे आने चाहिए। और सीमेंट, लास्ट क्वार्टर में सीमेंट में एक एक्सपेक्टेशन था कि कुछ अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, बट थोड़ी हाई कॉस्ट इन्वेंट्री तभी भी थी सिस्टम में। आई थिंक वो जो क्रूड का फॉल हुआ था जब 70-75 तक गया था, जो उस वक्त सोर्सिंग हुई थी, आई थिंक उसके बेनिफिट्स आपको शायद अब देखने को मिलेंगे। मॉनसून के बाद काफी हद तक रोड कंस्ट्रक्शन भी पिकअप हो चुकी है। तो आई थिंक कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी, फार्मा एंड सीमेंट, ये तीन पॉकेट्स मुझे लगता है आनंद जी कि इस क्वार्टर के स्टार रिजल्ट्स रहेंगे। बाकी मुझे लगता है कि ठीक ठाक आएंगे। ऐसा कुछ जैसे हम कहते हैं कि आउट ऑफ द ऑर्डिनरी, ऐसा मुझे नहीं लगता कि इन तीन सेक्टर्स को छोड़ के कुछ होगा। लेकिन केस टू केस हो सकता है, ऑन अ केस टू केस बेसिस। जैसे आपको याद होगा पिछले क्वार्टर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और इलेक्ट्रिकल्स में कुछ खास रिजल्ट्स नहीं आए थे, लेकिन पॉलीकैब वाज वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट्स ऑफ द सीजन इन द लास्ट क्वार्टर। तो स्पेसिफिकली हो सकता है कि एक स्टॉक इधर उधर, बट सेक्टर्स की बात करें तो कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी, फार्मा और सीमेंट विल बी वेयर आई विल पुट माय मनी फॉर दिस अर्निंग सीजन। ओके, तो ये है राय आपके लिए। निफ्टी फार्मा पर इस वक्त ज्यादा बुलिश हो रहा है। और कहाँ निवेश करने के मौके आपको दिख रहे हैं जहां पर आपको लगता है कि अगर बाजार में थोड़ा बहुत इजराइल की वजह से करेक्शन हो जाए, तो ये दो तीन स्पेस तो आपने जो बताई है, कोई स्पेसिफिक स्टॉक्स जो आपको पसंद आ रहे हो? आनंद जी, बैंकों में बहुत आई एम वेरी सरप्राइज एट द रेजिलियंस। ऑब्वियसली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर ने कहा था अपने स्पीच में कि आप थोड़ा रिटेल लेंडिंग और पर्सनल लेंडिंग में थोड़ा कॉशियस होइए, लेकिन जो आंकड़े आए हैं, जो प्री रिजल्ट डिस्क्लोजर्स आए हैं, काफी स्ट्रांग रहे हैं। तो आई थिंक बैंकिंग एक ऐसा सेक्टर है जो मार्केट को काफी हद तक सपोर्ट कर सकता है। वहां पे आप आई स्टिल थिंक HDFC बैंक इज अ रीजनेबल बैंक टू बी होल्डिंग। ऑब्वियसली इंटीग्रेशन इश्यूज हैं अगले 3-6 महीने तक, बट अनिल जी, आप बाजार में इतने टाइम से रहे हैं, आपको पता है कि गुड क्वालिटी कंपनीज को दिक्कत के वक्त ही खरीदी जाती है और फिर ये बहुत आपको अच्छे रिटर्न्स देते हैं। तो आई थिंक बैंक्स एक ऐसी जगह है, HDFC बैंक, इंडसइंड बैंक लार्ज कैप्स में, मिड कैप्स में आप फेडरल बैंक देख सकते हैं, और आई थिंक अगर आप NBFCs देख रहे हैं तो बजाज फाइनेंस, चोला एक्सेट्रा लुक फेली गुड टू मी। आई थिंक वो एक सेक्टर है जहां पे काफी हद तक एक इंटरेस्ट आ रहा है। दूसरा, क्योंकि हम एक इलेक्शन ईयर में भी हैं और इलेक्शन ज्यादा दूर नहीं है हमसे, तो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थोड़ा रूरल स्पेंडिंग की तरफ झुकाव डाले तो हो सकता है कंज्यूमर स्टेपल्स में एक आपको Q3 Q4 में एक उछाल देखने को मिले। आपको याद होगा आनंद जी, लीवर का जो पिछले 10 साल का टॉप लाइन ग्रोथ है वो 8-9% ही रहा है, लेकिन उसके मार्जिन 15 से 25% हो गए थे और अर्निंग 17-18% कंपाउंड हो गए थे, इसीलिए 300 का स्टॉक 3000 हो गया था। तो आई थिंक अगर थोड़ा गवर्नमेंट का झुकाव FMC रूरल स्पेंडिंग की तरह रहे, तो लो एंड टू व्हीलर्स जैसे हीरो वगैरह और कंज्यूमर स्टेपल कंपनीज जैसे लीवर, ब्रिटानिया एक्सेट्रा, दे कुड आल्सो बी सिग्निफिकेंट बेनिफिशियरीज। ओके, परफेक्ट। तो ये राय आपके लिए आती हुई सारे स्टॉक्स है जहां पर आपके लिए बन सकता है निवेश का बेहतरीन मौका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राहुल जी, समय देने के लिए और विस्तार से हमारे दर्शकों से बातचीत करने के लिए बाजार के डायरेक्शन के बारे में। बढ़ते आगे और तैयार है जय ठक्कर और उनके लिए एक बिगुल की है फरमाइश। 10 की कमाई, सॉरी 9 बिगुल, सॉरी 10 की कमाई। जय बताइए। ये बिल्कुल अनिल जी, निप्पॉन इंडिया, ये मेरा 10 की कमाई का पिक रहेगा। इसमें एक अच्छी बढ़त देखने मिली है अनिल जी, और जो हिसाब से यहाँ पे एक मोमेंटम रहा है, मैं 341-42 के रेंज में भी ट्रेड कर रहा है अनिल जी, इसको खरीदें। इनफैक्ट थोड़ा अगर इसमें डिप मिले टूवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 320 तो डेफिनेटली और ऐड कीजिएगा अनिल जी। यहाँ पे जो पोजिशनल पर्सपेक्टिव मेरा एक स्टॉप लॉस है वो 285 का है। टारगेट्स ऊपर में मेरा निधि निकल कर आ रहे हैं इसके 400 से लेके 435 के, 400-435 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदना है। इसकी एनर्जी बहुत ही क्लियर रेंज रही है। अगर आप देखिए इतने सालों से, लगभग 3-4 साल से, तो लगभग ऊपर में 450, 475, नीचे में 200 रुपये, ये रेंज रही है। एंड
ये सेकंड थर्ड टाइम ऐसा एनर्जी हुआ है कि ये रेंज से लोअर एंड से रिवर्स हुआ है एंड स्टेडीली स्लो एंड स्टेडीली ऊपर की तरफ जा रहा है। बट ये टाइम और प्रीवियस मूव में फ़र्क ये है कि ये टाइम थोड़ा क्विक मूव देखने मिल रहा है विद इंक्रीज इन वॉल्यूम्स विद अ गुड क्रॉस ओवर इन दिस मोमेंटम इंडिकेटर्स। तो आई थिंक प्रोबेबिलिटी ऑफ एन अपसाइड इज क्वाइट हाई फ्रॉम हियर ऑन। इसको खरीदना चाहिए। इवन देयर इज अ डिप टिल 320 फर्दर ऐड कीजिएगा, इसमें 400-435 तक के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। निप्पॉन लाइफ इंडिया ये है आपके लिए 285 के स्टॉप लॉस के साथ 400-435 पे तक खरीदारी करने की राय। आइए बड़े आगे, उससे पहले बता दें आपको कि इस शो के बाद आ रहा है आपके लिए एक बेहतरीन शो, जो अगर आपको लग रहा हो कि भाई इजराइल और हमास के बीच में जो कुछ भी चल रहा है उसका क्या असर दुनिया भर के कारोबार पर पड़ेगा, इकोनॉमी पर पड़ेगा, अलग अलग देशों पर पड़ेगा, राजनीतिक क्या होगा, आर्थिक क्या होगा, कच्चे तेल का क्या हो सकता है, कौन से मैटर से जो इस बात को बढ़ा सकते हैं, कौन से दबा सकते हैं और हम पर सब पर क्या असर पड़ेगा, इस पर बस इस ब्रेक के बाद मैं लेकर आ रहा हूँ आपके लिए एक विशेष शो, युद्ध का डर, दुनिया पर असर। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के जाने माने विशेषज्ञ अजय बग्गा साहब होंगे, गुरमीत चड्ढा साहब हमारे साथ होंगे और रविंद्र सचदेव साहब है जो पूरे विदेशी मामलों पर बड़ी गहरी और पैनी नज़र रखते हैं। तो हम उस राजनीति के एंगल से भी देखेंगे कि क्या कुछ बदलता हुआ दिख रहा है और मार्केट के एंगल से भी समझेंगे। तो इस शो को आप ब्रेक के बाद मिस मत कीजिए ताकि आपको पूरा इजराइल वाला मामला समझ में आ जाए। फिलहाल बाजार 19,550 के ऊपर है, 90 अंक नीचे, और बैंक निफ्टी पर हम हैं 44,000 के अहम लेवल के आसपास। सेंसेक्स में 300 अंकों का नुकसान। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर भी आज अपना योगदान देते हुए कमजोरी में सबके साथ ये भी घट रहे हैं, लेकिन आईटी शेयरों ने थोड़ी रिकवरी के संकेत दिखाए हैं। आइए विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, पालिया साहब और सुमित जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। हिमांशु जी, मेहुल जी और जय ठक्कर साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारा साथ देने के लिए। छोटे से हाँ जी, धन्यवाद जय, थैंक यू। ओके हाँ, तो ओके दोपहर के शो में है ना जय आप? नहीं जी अनिल जी, बिल्कुल हुआ अनिल जी। हाँ 4-5 थैंक यू बोल दिया, मैंने कहा मुझे लगा कि क्लोजिंग वाला थैंक यू भी अभी तो नहीं बोल दिया। ओके तो चलिए, जय भी है हमारे साथ। ओके मुझे और नेहा को दीजिए इजाजत, लेकिन हम शो का समापन करेंगे देश के प्रति सम्मान के साथ। आइए अपनी जगह पर आप सब खड़े हो जाएं। जय हिंद।